ओन बैंकिंग पॉलिसी। ठीक है, ये इंटरेस्टिंग हेडलाइंस आज सुबह सुबह। चलिए भाई, मंगलवार का दिन है, नए हफ्ते की शुरुआत हो रही है और बहुत इवेंटफुल रहा है ये बीता वीकेंड। वैसे अगर आपने शनिवार को कामकाज नहीं करा तो आपके लिए ये हो गया था एक्सटेंडेड वीकेंड। आप सबका स्वागत है। वैसे ठंडा रहा था वो सैटरडे का ट्रेडिंग सेशन एज एक्सपेक्टेड। FIDI के ग्रॉस आंकड़े भी आज आपको आपकी स्क्रीन पे दिखा देता हूं। वो दिखाएगा किस तरह से ल्यूकवार्म सा, किस तरह से ठंडा सा पार्टिसिपेशन था इन्वेस्टर्स का। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के आंकड़े आपकी स्क्रीन पे दिखाने का मकसद ये था कि इसका मतलब है ना सिर्फ हमें मंडे के ग्लोबल संकेत, बल्कि मुझे लगता है फ्राइडे के भी काफ़ी हद तक ग्लोबल संकेतों को डाइजेस्ट करना है, क्योंकि बहुत लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे उस सैटरडे के लाइव ट्रेडिंग सेशन में। तो 2 दिनों के ग्लोबल संकेत आज हम डाइजेस्ट करेंगे और साथ साथ वो जो कुछ जियोपॉलिटिकल तड़का ऐड हुआ है और खासकर वो सैड डिमाइस वो ईरानियन प्रेसिडेंट का, उन सब पे आऊँगा, बातचीत करेंगे हम लोग। कई सारे साथ में रिजल्ट्स हैं चौथी तिमाही के जो इन 3 दिनों में आए, भर भर के आए, उन सब पे रिएक्शन होना है। उन पे ज़्यादातर इंपॉर्टेंट नंबर्स पे हम इसी शो में आगे चर्चा भी कर लेंगे। फेड चेयर जेरोमी साहब पावेल साहब की संडे स्पीच भी लाइंड अप थी, वो भी सामने आ गई। हालांकि कोई स्पेसिफिक कमेंट मॉनेटरी पॉलिसी या इकोनॉमी पे आया नहीं है, फिर भी जान लेंगे क्या क्या उन्होंने कहा। और भैया फेज 5 जनरल इलेक्शन 2024 का संपला, अपन ने तो अपना मताधिकार का प्रयोग कर लिया। इन सब के बीच में, ये सारे इवेंट्स के बीच में गिफ्ट निफ्टी क्या संकेत दे रहा है वो आपकी स्क्रीन पे 1/3% के उछाल के साथ हम लोग आज कामकाज की शुरुआत करेंगे। मेरे जो बगल में बैठे हैं इनसे ग्लोबल मूड माहौल समझेंगे और वीरू समझाएंगे कैसे इस हफ्ते की शुरुआत में हम प्लेस्ड हैं, कैसे निफ्टी बैंक में आज के लिए स्ट्रेटेजाइज करना है। दिखाइए भाई, आपने गिफ्ट निफ्टी दिखा दिया था, हल्का उछाल। अब एशिया कल कामकाज ऑलरेडी कर चुका है। वैसे अगर ईरानियन प्रेसिडेंट के वो सैड डिमाइस का कोई असर देखना था, ग्लोबल इक्विटी संडे को हुआ था ये शाम को, है ना, मंडे को ग्लोबली रिएक्शन आ गए थे, तो मैं ऐसे ही नोट डाउन कर रहा था। एशिया तो उस समय कल पूरे दिन फ्लैट से आधा 3/4% उछाल के बीच में ट्रेड कर रहा था। फ्लैट तो कहने का एक एबरेशन है, एक ही मार्केट ऐसा था, अदरवाइज आधे से 3/4% कल एशिया मजबूत था। यूरोप में जो कामकाज हुआ था फ्लैट से 1/3% उछाल के साथ था। अक्रॉस ग्लोब हरियाली ही थी। और हेडलाइन प्रोड्यूसर साहब ने सही लिखा है, कच्चा तेल हमने जहां छोड़ा था मतलब मैं तो आज फ्राइडे की बात कर रहा हूं 3:30 बजे की, मैं दिखाऊंगा तब और अब की वो प्लेट, उससे कहीं ज्यादा डिबेट कुछ नहीं हुआ है। तो ठीक है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज अपनी जगह, सब कुछ हो रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा इक्विटीज पे, एसेट क्लासेस पे इंपैक्ट नजर नहीं आएगा। नहीं, ये प्लेट कहाँ मांगी, अभी बाद में पूछूंगा, मैं दिखाने के लिए मांगूंगा। खैर, एशिया दिखा दीजिए क्विकली स्क्रीन पे। अरे बाद में देखूंगा ये प्लेट, इस प्लेट का कोई कंटेक्स्ट ही नहीं है। एशिया दिखाइए क्विकली स्क्रीन पे और साथ साथ उसके बाद रखिए एशिया मिला जुला। लेकिन कल तेजी थी जो हम मिस आउट कर चुके हैं, इसीलिए कोई मतलब नहीं है एशिया इस समय सुबह में। मूड देखना है सुबह सुबह का तो आपकी स्क्रीन पर है। यूएस के मार्केट्स भी आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ जाएंगे। कल जो कामकाज हुआ, फ्राइडे को जो हुआ था, हाँ वो भी बता देता हूँ। वो फ्लैट से 1/3% उछाल था। डाउ अच्छा कर रहा था फ्राइडे को, क्योंकि कुछ इंडिविजुअल पुराने स्टॉक्स, ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स बढ़िया कर रहे थे, और कल का सेशन आपकी स्क्रीन पे वही डाउ ठंडा पड़ गया था और नैस्डैक उल्टा चल गया था। मिला जुला यूएस का दोनों दिनों का हैंडओवर है। पर नीरज जी, दरअसल मूड है कैसा, क्या क्या हुआ और क्या क्या इंपॉर्टेंट है? देखिए, मूड तो बहुत ही अच्छा है हमेशा की तरह। हाँ। लेकिन पहले क्लियर कर दें कि जो ईरानियन राष्ट्रपति की डेथ हुई है ना, हाँ। उसमें कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी अभी तक पिकअप वो नहीं इक्विटी हो पा मार्केट रही है। दिखा देते, वो क्रूड भी नहीं दिखा रहा, क्रूड तो गिर गया, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक मौसम की खराबी की वजह से उनका प्लेन क्रैश हुआ, अभी तक यही है। ऐसी कोई थ्योरी वेरी वहाँ पे कुक नहीं हो रही है, तो इसलिए ज़्यादा दिमाग न लगाएं अपना। कच्चा तेल $1 केवल मूव हुआ था, फिर वापस आ गया, तो वो इशू नहीं है, इसलिए एकदम मामला शांत है। और इवन क्रूड में जो थोड़ा सा मूव $1 का आया भी था, वो इसलिए आया था क्योंकि यूएस ने एसपीडीआर के लिए क्रूड खरीदा है। WTI उन्होंने $79 पे खरीदा, तो इसलिए वो $1 थोड़ा ऊपर दिख रहा है। तो पहले तो ये क्लियर हो जाए। अब दूसरी बात है इक्विटीज़ पे। कल यूएस मार्केट की इक्विटीज़ में एक बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी है।
कंसिडरिंग कि डाउ जोन्स करीब 200 पॉइंट नीचे था, फिर भी मैं कह रहा हूँ कि बहुत ज़बरदस्त तेज़ी थी। वॉल्यूम भी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा था। ये तेज़ी लीड की नैस्डैक ने, टेक्नोलॉजी शेयर्स ने, क्योंकि एनवीडिया के रिजल्ट्स आने वाले हैं और उस पे लोगों की होप बहुत बिल्ड हो गई है और ऐसा मान रहे हैं कि टेक्नोलॉजी शेयर्स को नई दिशा वहीं से मिलेगी। तो एनवीडिया के साथ साथ बाकी टेक शेयर्स में और जितने भी चिप वाली कंपनीज़ हैं उन सब में तेज़ी हुई। डाउ क्यों गिरा? डाउ इसलिए गिरा क्योंकि उस सबसे ज़्यादा वेट रखने वाला जेपी मॉर्गन जो है, उसके जो सीईओ हैं जेमी डायमंड, उन्होंने एक बात कही कि वो अपना रिटायरमेंट 5 साल से पहले प्लान करें। किसी ने पूछा उनसे तो उन्होंने कहा वो पद से हट सकते हैं, सक्सेशन प्लान ऑन द वे है और जल्दी ही वो इस पे कुछ हो सकता है। तो मार्केट को ये बहुत अच्छा लगा। साथ ही उन्होंने कहा कि बहुत इतने ऊंचे प्राइस पे हम बाई बैक नहीं करेंगे। तो चूँकि लाइव हाई पे 52 वीक हाई पे स्टॉक था तो वो करेक्ट हुआ और हैवी वेट की वजह से डाउ नीचे आया, इसलिए डाउ आपको नीचे दिख रहा है। अदरवाइज तीनों इंडाइसेस में एक बड़ी तेज़ी यहाँ बनती। एक बात उन्होंने जो कही है, अभी तक आपने आशीष जी सुना होगा, आईटी में कहते थे कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक, उन्होंने कहा मैं कॉशियसली पेसिमिस्टिक हूँ मार्केट को लेकर के। वो बहुत आड़े टेढ़े बयान देते हैं डायमंड साहब, तो ये बात उन्होंने कही, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा असर मार्केट ने लिया नहीं। कुछ 2-3 फेड के अधिकारी भी ज्ञान दे रहे थे, तो तीनों का लब्बो-लुआब ज्ञान का ये था कि एक रेट कट शायद हो सकता है इस साल, बाकी संभावनाएं कम है। उसमें एक वाइस प्रेसिडेंट है फेड के और 2 अलग अधिकारी हैं, अटलांटा फेड प्रेसिडेंट बॉस्टिक साहब भी हैं। तो नेट आप देखिए कि फेड की बातों का किसी ने कोई नोटिस ही नहीं लिया। जेमी डायमंड की बात का असर सिर्फ जेपी मॉर्गन में पड़ा, इसलिए आपको डाउन नीचे दिखेगा। अदरवाइज मार्केट में बहुत बड़ी बाइंग कल हुई है और 2-3 लोग और जैसे जेपी मॉर्गन वगैरह, मॉर्गन स्टैनली वगैरह निकल के आए, इन्होंने अपने टारगेट 5500 के S&P वगैरह के किए हैं, जो कि बहुत ओल्ड टारगेट है। 5700 ऑलरेडी एक दे चुका है। एक और हालांकि बहुत बड़ी नहीं, छोटी रिसर्च कंपनी यार्डनी रिसर्च, उसने तो जो टारगेट दिया वो मुझे बोलने में बहुत अजीब लग रहा है। वो कह रहा है कि डाउ जोन्स अगर अर्निंग्स ऐसी चलती रहीं तो 60,000 जा सकता है और S&P 8,000 जा सकता है। इस तरीके के एस्ट्रोनॉमिकल फ्लाइंग टारगेट दिए जा रहे हैं, लेकिन इसको अभी आप बहुत नोटिस मत लिए। लेकिन नेट ये कि मार्केट में बहुत बड़ी तेज़ी यूएस में अभी भी बनी हुई है। बढ़िया मूड है, बढ़िया मोमेंटम है, कोनो दिक्कत नहीं है भाई। ग्लोबल इक्विटी मार्केट से खैर ये डे ऑन डे हैंडओवर बढ़िया ही रहा है यूएस से, कोई दिक्कत सामने नहीं आ रही। अच्छा, वीकेंड में क्या क्या हुआ था वो तो मैंने हाईलाइट कर रहा था आपको, जिस पर आज सब रिएक्ट कर रहे होंगे या फिर पॉस्चरिंग हो रही होगी बाजार की। एक और चीज थी, जरा लेके आइएगा पीएम मोदी की कोट प्लेट। एक इंटरव्यू में वो कह रहे थे भारतीय शेयर बाजार अपने सारे प्रीवियस रिकॉर्ड्स तोड़ देगा 4 जून को। और इंपॉर्टेंट, हमेशा मोदी जी के कहे हुए, मैं तो जब वो स्पीच में सेक्टर वेक्टर्स की बात भी छेड़ देते तो मैं बहुत पैनी बैंकों की हाँ, कुछ भी करें, कोई भी सेक्टर वेक्टर्स। तो ये अमित शाह साहब ने भी जब कहा था एक बार, तो आपको याद होगा मूड माहौल कैसे इंट्राडे में सुधरा था भारतीय बाजारों का। खैर, बेसिकली वो जो नर्वसनेस है दलाल स्ट्रीट पे, उसे प्ले डाउन करने की कोशिश थी उनकी। उनका ये कहना था कि आप देखेंगे सारे पुराने रिकॉर्ड्स शेयर बाजार तोड़ देगा जब 4 जून का वर्डिक्ट सामने आएगा। हालांकि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, पर एक काम कंपोज सा आउटसाइड ऑब्जर्वर हूं। एक सेकंड प्लेट लेकर आइएगा। 2014, 2019 दोनों के आंकड़े आपकी स्क्रीन पर आएंगे जब था बात वेव है बीजेपी की। प्लेटें लाइए प्लीज क्विकली स्क्रीन पे, तब तो कंटेक्स्ट आएगा। 2014 में बीजेपी ने 282 सीट्स जीती थी और 2019 में 303। बस जो हाफ वे मार्केट 272, उसको पार करना लॉजिकली इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कोई भी आंकड़ा आएगा, शेयर बाजार इवेंचुअली खुशी होना है। वो एबरेशन सेट 4 जून का आया है, इवेंचुअल खुशी ही देखने वाली है आपको। और वो ये नैरेटिव पता नहीं कहाँ से सेट हो गया, खैर उन्हीं लोगों ने खुद ही सेट कर दिया था वो 400 पार का। पर एक क्लियर मेजॉरिटी काफ़ी होगी। और नर्वसनेस का आलम देखिए भारतीय बाजारों का। ईयर टिल डेट किस तरह से ग्लोबली हम अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। कोई S&P, कोई नैस्डैक, सारे यूरोपियन मार्केट सब ईयर टिल डेट ऑलमोस्ट 10% पॉजिटिव हैं। हमारे निक्केई, हैंगसेंग 17% ईयर टिल डेट का रिटर्न दे चुके हैं और हमारा निफ्टी आपकी स्क्रीन पर केवल 3.5% ही चला है। और नर्वसनेस के आलम का एक और
वैसे इलेक्शन ईयर होता हमेशा बेहतर है भारतीय बाजारों के लिए। 2014 का जो वर्डिक्ट आया था, 2019 का जो वर्डिक्ट आया था, दोनों सालों के निफ्टी के रिटर्न्स आपकी स्क्रीन पर हैं। 32% 2014 में, 12%, 13% 2019 में शेयर बाजार ने रिटर्न्स दिए थे। इस इलेक्शन ईयर अब तक सिर्फ 3-3.5% और मैसिव अंडर परफॉर्मेंस वीजा भी ग्लोबल इक्विटीज। और अंडर ओनरशिप का एक और प्लेट दिखाता हूं, एफआईएस किस तरह से बियरिश है इस समय भारतीय बाजार में। मंथ टिल डेट, ये सिर्फ मई का आंकड़ा है अब तक का, अभी तो मई बचा हुआ है, 35-36 हजार करोड़ रुपए की बिकवाली। और 2024 में ऑलरेडी अब तक वो जो 1,20,000 करोड़ रुपए का आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर है, यानी कि $14.5 बिलियन अब तक एफआईएस बेच चुके हैं। इस तरह से हम पोजिशन है इस इलेक्शन वर्डिक्ट के लिए। तो इलेक्शन वीक जो लास्ट राउंड है उस समय आसपास जब बाजार हरकत आती है तो बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये देखिए प्री पोजिशनिंग बाजार की। खैर ये सब तो आगे की कहानी है। आज का अप्रोच निफ्टी का समझ लिया जाए वीरू से। हमने बातचीत करी थी कि हम दोनों इंडस्ट्रीज पे अपने लॉन्ग्स कैरी करके जाएंगे। उस सैटरडे के सेशन में, वो ट्रंकेटेड सेशन में, उस स्पेशल सेशन में भी यही बातचीत हुई थी। जिस तरह के स्टार्ट्स हैं दोनों इंडस्ट्रीज के स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं। वीरू वो पोजीशंस कैरी कर रही थी, आज एक गैप अप एंजॉय करने की तैयारी कर रहे हैं। क्या वॉच आउट करना है, क्या रणनीति होगी निफ्टी बैंक पे? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए इस सेशन से पहले जो वो 2 सेशन थे, निफ्टी ने 20 डिमा के ऊपर डिसाइसिवली 2 दिन क्लोज दिया। निफ्टी बैंक ने शुक्रवार और शनिवार दोनों दिन 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज दिया। काफ़ी टसल के बाद थोड़ा सा अगर आप देखें विक्स स्लाइड हुआ था और 20 डिमा के ऊपर इन दोनों इंडेक्सेस का क्लोज होना आई थिंक मुझे कन्विक्शन दे रहा था कि लॉन्ग को कैरी करना चाहिए। दोनों इंडेक्सेस के सेटअप अच्छे हैं, बट तीसरी चीज़ ये होगी कि निफ्टी आईटी क्या करेगा आशीष। अब यहाँ से एग्रेशन या फिर जो तेज़ी है वो शार्प होगी, ये डिपेंड करेगा कि निफ्टी आईटी क्या कर रहा है। देखिए निफ्टी आईटी ने लास्ट सेशन में 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से रिवर्सल दिया, 33,800 पे वो परसिस्ट करता है। एक चीज़ तो ये होगी देखने के लिए, अगर ये 33,800 का जोन इस हफ्ते बाइसेक्ट करता है तो स्विंग और स्ट्रांग होंगे। नाउ निफ्टी लॉन्ग कैरी हम कर रहे हैं। लास्ट सेशन के जो शनिवार के स्टैट्स हैं उसके मुताबिक 92 करोड़ रुपए की एफआईएस ने सेलिंग करी, डीआईएस ने लगभग 152 करोड़ रुपए की सेलिंग करी। और मैं अगर इससे लास्ट सेशन के भी स्टैट्स दूं तो वहाँ पे 1600 और लगभग 1556 करोड़ रुपए की दोनों इंस्टीट्यूशंस की बाइंग थी। आशीष अगर आप क्योंकि ये स्टैट्स हम काफ़ी हद तक शनिवार को भी डिस्कस कर चुके हैं, मैं फिर कहूँगा कि टसल जोन था 22,500 कॉल राइटर्स का जोन। एफआईएस के ज़्यादा इंडेक्स के आंकड़े नहीं देखेंगे, अब हटा दीजिए इसके शनिवार के आंकड़े, बहुत अगर आप देखें गौर करने लायक नहीं है यहाँ पर। 22,500 एज पर ऑप्शन स्टैट्स एक हर्डल जोन था, उसके बाद 22,600 है और 22,600 के बाद ज़्यादा कॉल राइटिंग या फिर एक पिवट पॉइंट जो नज़र आ रहा है वो 22,800 ही है आशीष। तो सारा कंसंट्रेशन 22,600, उसके बाद 22,800 पे। नीचे 22,400 की पुट डिसाइसिव ओआई होल्ड करती है। पिरामिड्स देखिए इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट के इंटरेस्टिंग है, 22,600 देन 22,800, 22,400 पे अगर आप देखें पुट्स का प्लेसमेंट है। ये स्क्रीन पे आएगा आपके, ये देखिए। और आशीष एक और चीज़, आप मंथली सेटअप को देखिए एक बार, ये 3 लाइट ब्लू पुट राइटर्स को देखिए, 500-400 एग्रेशन और 22,500 के बाद कोई कॉल डिसाइसिव ओआई होल्ड करती है तो वह है 22,800। मेरी अप्रोच क्या रहेगी, जो आप कैरी कर रहे हैं उसको होल्ड करिए। अभी ये वो जोन है जिसको मैं बार बार बोल रहा हूँ, इट्स अ ट्रांजिशन फेज। आप 22,500 से नीचे के क्लस्टर से 22,500 के क्लस्टर में जा रहे हैं। ये 300 पॉइंट का क्लस्टर ऑल टाइम हाई जोन है, तो थोड़ी सी अगर आप देखें घबराहट, थोड़ी सी अगर आप देखें वोलेटिलिटी परसिस्ट करेगी। बट अबाव 531 डे ट्रेडर्स भी राइड कर सकते हैं, प्लस फॉर ए पॉसिबल स्विंग टुवर्ड्स 561, 605, 653। एज ऑफ नाउ मैं 2 क्लस्टर्स को अगर आप देखें आशीष फोकस कर रहा हूँ, 687 इन फर्स्ट ट्रांच और ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी इन सेकंड ट्रांच। बट एज ऑफ नाउ 687 पर फोकस करेंगे। और एक और चीज़, बेस लेके आइएगा। फर्स्ट बेस जब तक कि हमारा क्लोज 531 के ऊपर नहीं आ रहा है, वो ड्यूरिंग द डे डिप्स को बाय करने का भी होगा। और पोजिशनली एज ऑफ नाउ जब तक क्लोज 22,500 के ऊपर नहीं आ रहा है, डिसाइसिवली कोई भी डिप टुवर्ड्स बेस 1 बाय करेंगे और 305 हमारा पोजिशनल स्टॉप लॉस रहेगा। क्यों? 335 आपका 20 डिमा है और 305 आपका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। फिर आते हैं निफ्टी बैंक पे। इस पर भी हमने कन्विक्शन के साथ कैरी किया था। थोड़े अगर आप देखें बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स में कन्विक्शन लौट रहा है। 48,200 पे क्लोज आया। यहाँ पे 48,200 पे 48,500 पे कॉल राइटर्स बैठे हैं।
क्लोज हमारा सारे एवरेजेस के ऊपर है और पुट राइटर्स अगर आप पिरामिड्स को देखेंगे आशीष तो 48,000 से लेकर पूरा का पूरा 47,500 का जोन जो है वो पुट राइटर्स का डोमिनेटेड जोन है। अप्रोच करेगी स्टे लॉन्ग लेवल्स लिखाइए स्क्रीन पे। पहला जो लेवल है 48,237, इसके ऊपर डे ट्रेडर्स भी राइड कर सकते हैं। प्लस करिए फॉर ए पॉसिबल स्विंग ऑफ 413 516। 516 एक बार सस्टेन कर जाएगा तो नया क्लस्टर बड़ा रेजिस्टेंस खुल जाएगा। बेस 1 याद रखिएगा वो डिटरमाइन किया गया है 10-20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज से, वो डिटरमाइन किया गया है 48,000 के पुट राइटर के कन्विक्शन के से, तो इस डिप को बाय करना है। और बेस 2 पे याद रखिएगा परसिस्ट करता है 50 डे में, बट एज ऑफ नाउ हमारी अप्रोच है डिप को बाय करना टुवर्ड्स बेस 1 और ऊपर की साइड 48237 बाइसेक्ट होता है तो 516 का क्लस्टर खुल जाएगा। आशीष बहुत बढ़िया। ये है निफ्टी बैंक का हमारा आज का अप्रोच। क्विकली आज के सारे इंपॉर्टेंट काम के स्टॉक्स न्यूज। हजदा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज पहले तो 2 ब्लॉक डील्स जिस पर नजरें रहेंगे और कई सारी सरकारी कंपनियों के नंबर्स आए हैं, उस पर मार्केट रिएक्ट करेगा। तो ब्लॉक डील के लिहाज से इंडस टावर रेडार पर रखा जाए। 270 करोड़ का एक ब्लॉक में सौदा होता हुआ दिखाई दे सकता है, जहां पर बड़े FIIs यहाँ पर बिकवाली करने के लिए सामने आएंगे। और दूसरा है CG पावर, यहाँ पर भी ब्लॉक डील होने की संभावना है। 425 करोड़ का ये सौदा होता हुआ दिखाई दे सकता है और जो प्राइसिंग है वो करीब 2 से 3% के डिस्काउंट पर होने के आसार हैं। तो ये दोनों स्टॉक्स दरअसल ब्लॉक्स के जरिए रेडार पर रहेंगे। अब आते हैं नंबर्स पर। तो बिग बॉय ONGC के जो नंबर्स आए हैं क्वार्टरली आधार पर आप ध्यान रखिएगा। मुनाफा 11,526 करोड़ पर आया है, इजाफा देखने को मिला है। आय थोड़ी सी फ्लैट है, 1.65 लाख करोड़ से बढ़कर 1.66 लाख करोड़ के आसपास आती हुई। एबिटा में भी ग्रोथ है 23,225 करोड़ के आसपास का। आगे ऑफ कोर्स GRM एक्सेट्रा के डिटेल्स हम देंगे। BEL रेडार पर रखेंगे। BEL के केस में मुनाफे में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है, 30% का इजाफा, 1797 करोड़ के आसपास ये फिगर आया है। रेवेन्यू में 32% तक की ग्रोथ है, 8,564 करोड़ की। एबिटा में अच्छा खासा इंप्रूवमेंट, 2280 करोड़ का एबिटा। और मार्जिन्स हालांकि थोड़े से फ्लैटिश रहे हैं, मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट में रादर 28.26% से घटकर 26.5% के आसपास आते हुए दिखाई दिए हैं। यही एक चीज है जो दबाव में देखने को मिली है। ऑर्डर बुक 75,000 करोड़ के ऊपर की है। आपको याद होगा कंपनी ने गाइड किया था FY24 के लिए 20,000 करोड़ के ऑर्डर्स, इन्होंने करीब 35,000 करोड़ के ऑर्डर्स डिलीवर किए हैं। तो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस कंपनी का उभर कर आया है। सेल भी रेडार पर रखेंगे। सेल के केस में एक एक्सेप्शनल लॉस आया था 502 करोड़ का और उसके चलते यहाँ पर कंसोलिडेटेड बेसिस पर प्रॉफिटेबिलिटी में करीब 3% तक का डिप देखने को मिला है। उस लिहाज से अगर आप ध्यान देंगे तो रेवेन्यू करीब 4% घटता हुआ, एबिटा में ग्रोथ देखने को जरूर मिली है, मार्जिन्स भी इंप्रूव हुए हैं, लेकिन सेल्स वॉल्यूम 4% घट कर आया है सेल के केस में। इंडिया सीमेंट भी फोकस में रखेंगे। नेट लॉस है, नेट लॉस हाउएवर कम हुआ है। पिछले साल 218 करोड़ का नेट लॉस था, इस साल इस तिमाही में 29 करोड़ का। एक एक्सेप्शनल इनकम का आंकड़ा है 16 करोड़ का वर्सेस लास्ट टाइम एक एक्सेप्शनल हिट था 114 करोड़ का। रेवेन्यू हाउएवर 14% घट कर आया है। इबिटा पॉजिटिव कंपनी आई है तो वो एक अच्छी चीज है, 47 करोड़ का इबिटा इन्होंने गेन किया है। वॉल्यूम्स ईयर ऑन ईयर 23% बढ़े, क्वार्टर ऑन क्वार्टर पिकअप नहीं है, इनफैक्ट वहां पर एक डिप देखने को मिला है। ऑयल इंडिया के नंबर्स पर मार्केट रिएक्ट करता हुआ दिखाई देगा, जहां पर मुनाफे में 13% की ग्रोथ है, रेवेन्यू 2% बढ़ा है। ऑयल इंडिया के केस में 1:2 का बोनस भी कंपनी ने अनाउंस किया है। बहुत सारे नंबर्स हैं जिस पर इनफैक्ट आज मार्केट रिएक्ट करेगा। फार्मा कंपनियों में 2 US FDA की तरफ से इंस्पेक्शन कंक्लूड हुई है। एक तो सलोरा एक्टिव फार्मा 0 ऑब्जर्वेशंस के साथ 483 आया है। दूसरा लूपिन के केस में इनकी सोमरसेट की इकाई की जो जांच हुई थी वहां पर फॉर्म 483 इशू किया गया 6 ऑब्जर्वेशंस के साथ। तो ये दोनों स्टॉक्स भी रेडार पर। बहुत सारी स्टॉक्स न्यूज। अच्छा, इनमें से तो कई सारी हम लोग सैटरडे को रिएक्ट कर चुके हैं, लेकिन फौरी रिएक्शन था। आज एक्चुअल रिएक्शन बहुत सारे स्टॉक्स में देखने को मिलेगा, तो बहुत लंबी लिस्ट है। और कई सारे रिजल्ट रिलेटेड स्टॉक्स सैटरडे को सर्किट पे इधर वेज बंद हुए थे, क्योंकि 5% के सर्किट फिल्टर्स थे। लेकर आऊंगा वो लिस्ट 8:30 बजे आपके लिए। ऐसा ब्रेक लेने का समय, ब्रेक के उस पर आज का इवेंट्स कैलेंडर और कमोडिटी स्ट्रैटेजी। लेकिन मैं बता रहा था इस वीकेंड बड़ा इंटरेस्टिंग सा था। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ थी,
एक सस्पेक्टेड मीटियोराइट जो पोर्चुगल और स्पेन के स्काईज पे दिखा था। बहुत सारे वीडियो सर्फिस करे थे ऑनलाइन। उसमें से एक बड़ा इंटरेस्टिंग था, किसी कार के डैश कैम का वीडियो उस मीटियोराइट का। अंधेरे में दिन दिखा दिया तो उस मीटियोराइट ने इस तरह का वो ये था। ये इसके साथ छोड़ा यार, फुल स्क्रीन में दिखा दीजिए इमेजेस। इसके साथ छोड़े जा रहा हूँ ब्रेक के उस पार इवेंट्स कैलेंडर। चलिए, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। आज का इवेंट्स कैलेंडर, मंगलवार का दिन है। फिन निफ्टी यानी कि निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स की एक्सपायरी। निफ्टी के आज कोई नतीजे नहीं है किसी निफ्टी कंपनी के। हाँ, कुछ निफ्टी कंपनी के नतीजों पे हम रिएक्ट जरूर कर रहे होंगे। वायदा के 4 रिजल्ट्स आ जाने हैं, BHEL, मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर, NMDC और PI इंडस्ट्रीज। बाकी कैश की तो खैर लंबी लिस्ट है। ये लास्ट वीक है वैसे जब बड़े बड़े रिजल्ट्स अभी और आने हैं, क्योंकि ईयरली रिजल्ट्स हैं तो 2 महीने का टाइम फ्रेम रहता है। मई खत्म होते होते सब खत्म हो जाएगा। SIS लिमिटेड की बोर्ड मीट है सब डिवीजन ऑफ शेयर्स पे, स्टॉक स्प्लिट पे। कुछ इंपॉर्टेंट एक्स डिविडेंड्स हैं, नोट डाउन करिएगा। कोलगेट कुल मिलाकर स्पेशल और इंटरिम 36 रुपया, जी शिपिंग 10 रुपये 80 पैसे, SBI 13 रुपये 70 पैसे का एडजस्टमेंट होना है और बाकी स्क्रीन्स पर आ जाएंगे आपके। आज यूरोजोन का ट्रेड बैलेंस और US की रेड बुक यानी कि बड़े मर्चेंट आउटलेट्स के सेम स्टोर सेल्स के आंकड़े। कई सारे सेंट्रल, अब पॉवेल साहब तो कुछ बोले नहीं ऐसा कुछ खास, पर आज फिर से हैं कई सारे फेड ऑफिशियल्स, बार्किन, वॉलर, विलियम्स, बॉस्टिक, बार, इन सब की स्पीचेस लाइंड अप है। पता नहीं कब कौन क्या बोल दे, तब कल सुबह चर्चा हो जाएगी उस पर। ECB प्रेसिडेंट क्रिस्टीन लेगार्ड की भी एक स्पीच लाइंड अप है। हाँ, ईरान के प्रेसिडेंट की डेथ रिलेटेड आज फ्यूनरल है और भारत आज एक दिन की स्टेट मोर्निंग ऑब्जर्व करेगा। आज की कमोडिटी स्ट्रैटेजीज पे ले चलता हूँ, तब और आपकी सेकंड प्लेट। और मैंने क्या करा है, फ्राइडे की क्लोज से अब तक की तस्वीर रख दी आपकी स्क्रीन्स पे, तो आपको समझ में आएगा आज ट्यूसडे को हम क्या डाइजेस्ट करने जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स में कोई बदलाव है नहीं, तमाम डेवलपमेंट्स के बीच में, चाहे पॉवेल साहब की स्पीच हो, चाहे वो US के मार्केट्स की चाल हो, या फिर इवन ईरानियन या जियोपॉलिटिकल जो भी इश्यूज हों। HDFC सिक्योरिटीज़ के अनुज गुप्ता साहब कह रहे हैं सोने 2480 2490 पे छोड़ा था हमने, 2390 पे, और इस समय खड़ा हुआ है 2430 के जोन्स पे। इंटरनेशनल मार्केट्स में इस तरह का उछाल है। जून वायदा खरीद लीजिए 74,500 के स्टॉप के साथ, और कच्चा तेल का भी जून वायदा चाहे तो बाय इनिशिएट किया जा सकता है 6440 के, वहां पे लगाइएगा SL। छोड़े जाता हूं गिफ्ट निफ्टी के थोड़े डिसेंट से संकेत। कल की तेजी ग्लोबली जो थी वो हमने थोड़ी सी मिस आउट करी है, शायद कुछ कैचअप उसका प्ले कर रहे होंगे अब। 1/4 लेकिन उछाल के साथ 1/4%, 60-65 अंक मजबूत शायद खुलेंगे भारतीय बाजार। इस नोट पर आज के इस मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक का समय है, ब्रेक के उस पर जब लौटेंगे तो आज का सीधा सौदा। नमस्कार।